मेरे ओर से आप सभी विद्यार्थीगणों को इस लॉकडाउन में जो घर बैठ कर के आज पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर बैठे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए GIIS परिवार की ओर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करता है। और मैं गुड्डू सर आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आप सबों को सबसे पहले मेरे ओर से गुड इवनिंग। कि आज जो है हमारा टॉपिक्स जो है इस लॉकडाउन में क्लास 9th का जो हम लोग लेकर के कुछ एक टॉपिक्स दिए हुए थे, एक क्लासेज किए हुए थे, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और उस भारत के भौतिक स्वरूप के विशेषताओं से संबंधित मैंने पहली क्लास में जानकारियाँ दे चुके थे। उसमें हिमालय की उत्पत्ति किन किन चरणों में हुई है, कैसे कैसे हुई है, किन किन घटनाओं से हुई है, उनकी विशेषताओं का मैंने आप सबों के बीच पिछली क्लास में वर्णन कर चुका था। और मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थीगण इसको बेहतर रूप से आप लोग अध्ययन किए होंगे और अपने नोट्स बुक में नोट भी किए होंगे। जिस तरह से आपको क्लास दिया जाएगा वो बारी बारी से आप लोग कोशिश करेंगे विद्यार्थीगण कि आप उसको नोटबुक में तैयार करते जाएं, ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और इससे आपको एक अध्ययन करने की भी मौका मिल जाएगा। अभी सब तो मजबूर हैं घर में रहने के लिए। आज ये जो है लॉकडाउन का 3rd फेज का दूसरा दिन है। मैं आप सबों को दूसरा दिन भी स्वागत करता हूं और कोशिश करता हूं कि जिस तरह से 1st फेज में लॉकडाउन का और 2nd फेज में आप लोग पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन किए हैं, आप लोग उस नियमों का पालन करता रहें 3rd फेज में भी, और इस कोरोना वायरस से हम लोग सुरक्षित रहें, इसी में हम लोगों की समझदारी है। तो अब बिना देर करते हुए हम सभी लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पहले से बताया गया है कि हिमालय भारत की भौतिक स्वरूप में, उसमें आपको 6 पार्ट्स बताए थे उस दिन, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने पढ़ा दिया था। तो सबसे पहला जो पार्ट्स था भौतिक स्वरूप में वो हिमालय पर्वतमाला था, हिमालय पर्वत श्रृंखला था। दूसरा था उत्तरी मैदान। तीसरा जो था वो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। चौथा था तटीय मैदान। 5वां जो था भारतीय मरुस्थल, जो हम उस दिन भी चर्चा किए हुए थे कि वो ऑलरेडी भारतीय मरुस्थल मैदान का ही पार्ट्स है, लेकिन उसको अलग रूप में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और छठा जो था वो 2 द्वीप समूह था। तो पहला अध्याय, पहला भाग हिमालय का अर्थात भारत के भौतिक स्वरूप का पहला भाग हिमालय पर्वतमाला से संबंधित आज हम लोग जानकारियाँ करेंगे। और हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी पिछली क्लास में हो चुकी है। आज हम लोग उसी का अगला हिस्सा को बताने का प्रयास करेंगे कि हिमालय की विशेषता क्या है और उसको उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, भौतिक रूप से और प्रादेशिक रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, उससे संबंधित आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हो सके एक क्लास में ये नहीं हो सकता है, परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में हिमालय से संबंधित उसका प्रादेशिक विभाजन और भौतिक विभाजन दोनों को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग हिमालय पर्वत की विशेषता, हिमालय पर्वतमाला के बारे में पहला जो भाग है इसका भारत के भौतिक स्वरूप का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं हम लोग स्पष्ट पता चल रहा है, और हिमालय के बारे में जानकारी भी जहाँ तक हम लोगों को है कि हिमालय का विस्तार जो है वो पश्चिम में, हमारे देश की बात करेंगे ऐसी एक्चुअल में इसका विस्तार हिमालय का पाकिस्तान तक है। ठीक है, पाकिस्तान के पोटवार पठार जो क्षेत्र हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान का हिंदकुश पर्वत जो है इसी का पार्ट से संबंधित है। लेकिन हम लोग उतना नहीं जानेंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत हम अपने देश के बारे में जान रहे हैं, तो हमारे देश में कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है उससे संबंधित जान, क्योंकि भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के, सिंधु घाटी क्षेत्र से लेकर के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तक इसका फैलाव है, जो एक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है, तलवार की भांति फैला हुआ है। एक्चुअल में इसकी एक विशेषता था कि प्राचीन काल में जब हमारा क्या था, हिमालय पहले से यहाँ विद्यमान है। हम पहले बता चुके थे कि मेसोजोइक कल्प में जो है, जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ टेथिस सागर था।
आज उस टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत आज वहाँ निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है प्लेटों के आंतरिक संचरण के कारण से। इसकी विशेषता हम पहले बता चुके हैं। तो वहाँ जो है प्राचीन काल में देश में आने के लिए बाहरी आक्रमण के जो लोग थे, दुश्मन लोग जो थे, जो यहाँ आना चाहते थे, यहाँ के संपत्तियों को लूटना चाहते थे, तो उसको रोकने का काम करता था। इस प्रकार हिमालय प्राचीन काल में एक पहरेदार का काम करता था, जो बाहर से आक्रमणकारियों को आने नहीं देता था। कहने मतलब है कि रोक लेता, जब तक वो हिमालय पर्वत को लांघेगा नहीं, हिमालय पर्वत को पार नहीं करेगा, तब तक वो इंडिया पहुंच नहीं सकता था। इस माध्यम से वो पहरेदारी का काम करता था। दूसरा ये विशेषता है कि आज अगर हिमालय पर्वत है तो पहले के साथ साथ आज भी वो क्या कर रहा है, हिमालय पर्वत आज हमारे भारत देश में जितने भी वर्षा होते हैं, पर्वतीय वर्षा होती है, और वो खास करके हिमालय पर्वत से मानसून के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टकराने के कारण से होती है। ये हम लोग जलवायु चैप्टर में, मौसम चैप्टर में नेक्स्ट अध्ययन करेंगे, लेकिन सिर्फ हम शॉर्ट में इसकी विशेषता आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत एक हमारा पहरेदार और दूसरा पर्वतीय वर्षा कराने में देश में एक अहम भूमिका निभाता है, अहम योगदान देता है हिमालय पर्वत। दूसरा जो है, ये पर्वत एक नवीनतम पर्वत है, नया पर्वत है, जिसको जुआ पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जितने भी तरह के पर्वत हम लोग देख रहे थे कि उसका पेंथालासा, गोंडवाना, पेंजिया, इसका भाग हम पहले बताए थे, तो उसमें जो बताया गया था कि हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, खिसक रहा था, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने के पश्चात क्या हुआ था, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। यानी ये नवीनतम पर्वत है, युवा पर्वत है। और युवा के साथ साथ क्या है, ये वलित, वलित मतलब होता है मोड़ के आकार का है, मोड़दार पर्वत है। मोड़दार कहने का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति इयोसीन काल में जो है, जैसे हम लोग इसका भाग पढ़ेंगे उसमें ट्रांस हिमालय मिलेगा, महान हिमालय मिलेगा, लघु मिलेगा, शिवालिक मिलेगा। तो सभी हिमालय की उत्पत्ति अलग अलग चरणों में हुई है। इस वजह से इसकी बनावट जो है एक ही जैसा नहीं है, यहाँ उठा हुआ मिलेगा तो कहीं फिर डाउन मिलेगा, क्योंकि इसी का भाग धसा, जो कुछ भाग जब दूसरा हलचल हुआ तो इसी में कुछ भाग और अधिक उठ गया तो दूसरा भाग इधर फैल गया। इस तरह से ये क्या है, मोड़दार पर्वत के रूप में फैला हुआ है, मोड़ के रूप में। जैसे कभी काल देखते होंगे विद्यार्थीगण, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मोड़दार में होता क्या है कि जब प्लेटें टकराती है तो हलचलों के कारण से जो है उसकी सतह जो भाग है भूमि का, वो अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है, उठ जाता है। जैसे कभी काल देखते होंगे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ बच्चे लोग, मैं एक पेज का उदाहरण लेता हूं कि इसमें क्या कर रहे हैं कि जब इसमें दबाव पड़ता है, मोड़ आता है, दबाव पड़ने के कारण से जब टकराता है प्लेटें, तो आंतरिक संचलन के कारण से, प्लेटों के टकराने के कारण से क्या हो जाता है, मोड़ पैदा हो जाता है। यानी दबाव जब लगता है तो इसमें देखिएगा कि जब ये दबाव होने के कारण से जब ऊपर उठेगा तो इसमें मोड़ आ जाएगा, वलन की क्रिया हो जाएगी। तो यही वलन की क्रिया के कारण से इसको वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरा फिर इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। और नया होने के कारण से हिमालय को युवा पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय की लंबाई जो है एक्चुअल में कोई बुक्स में 2500 किलोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक मान्यता प्राप्त बुक है जो हमारे 2400 किलोमीटर दिखाता है एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। तो इसकी लंबाई भारत में पश्चिम से पूरब तक की लंबाई जो है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई, जो औसत चौड़ाई देखेंगे, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, जिसमें जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर देखने को मिलता है, तो बीच के हिस्सा में वहाँ पे 320 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और वो मात्र 150 किलोमीटर चौड़ाई में रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम में सिंधु घाटी क्षेत्र में, खास करके जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत है, ठीक है। इसी का पश्चिमी हिस्सा, भारत में पश्चिमी हिस्सा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमालय का सबसे पश्चिमी हिस्सा भारत का कौन है, तो नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है। और दुनिया के अधिक 100 ऊंचे ऊंचे शिखर, चोटियां जो हैं, दुनिया में जितने भी ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, तो 100 चोटियां लगभग में इस हिमालय में ही है स्थित। यानी ऊंचा के रूप में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत में गिना जाता है, लंबा के रूप में तो नहीं है। लंबा में तो हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका का जो है सो एंडीज है, इससे ज़्यादा लंबा रॉकीज मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा,
लेकिन क्या है कि ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत को है तो हिमालय पर्वत है। और दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ 100 ऊंची चोटियाँ जो है हिमालय में ही स्थित होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी विशेषताएं मैंने आपको अभी बता रहे हैं हिमालय से संबंधित। उत्पत्ति के बारे में पिछली क्लास में आपको जानकारी दे चुके हैं। चलिए अब इसको हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं। भौतिक मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसको ऊंचावच की दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है, उस ऊंचावच की दृष्टिकोण से इसे विशेष रूप से है तो 4 भाग, लेकिन हम इसका 5 भाग बताएंगे। आपको किताब में 4 भाग पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले पढ़ने मिलेगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको मध्य हिमालय, निम्न हिमालय उसी को कहा जाता है। उसके बाद चौथा मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। ठीक है, और उसी का एक पार्ट्स हम आपको बताएंगे पूर्वांचल हिमालय के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पार्ट्स इसमें मुख्य हैं, लेकिन 5वां भाग इसी का कटा हुआ हिस्सा पूर्वांचल हिमालय के रूप में बताएंगे आपको। तो आज देर ना करते हुए ऊंचावच की दृष्टिकोण से सब तो नहीं हो पाएगा इस क्लास में, आज के क्लास में, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग आज 3 टॉपिक्स के बारे में जरूर जानकारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय इसका इंग्लिश में भी नाम खोजिएगा तो वही मिलेगा, ट्रांस हिमालयज। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है एक्चुअल में क्या है, इसे हिमालय का पार का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हिमालय के पार का प्रदेश कहने मतलब हमारे देश में जो हिमालय क्षेत्र है उसके उस पार, यानी उधर ढलान जो है उसका उत्तर की ओर है। जिस प्रकार से मान के चलिए ये हिमालय हुआ, तो इस हिमालय के इधर का जो क्षेत्र है वो इंडियन क्षेत्र में आता है, और आपका नेपाल है, तिब्बत है और क्षेत्र में आता है, लेकिन उस पार का जो क्षेत्र कहलाता है वो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय में हमारे भारत के कुछ भाग जो हैं वो ट्रांस हिमालय में काउंटिंग किए जाते हैं, गिनती किए जाते हैं, जिसमें से ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 8000 मीटर होती है, जबकि औसत चौड़ाई इसका 45 किलोमीटर होता है। ठीक है, और इसमें अवसाद की अधिकता है। अवसाद की अधिकता क्यों है सो बताते हैं। इसका अवसाद अधिक होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि जब हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब दोनों आपस में टकराया था तो टेथिस सागर में जो मलबा जमा था वो पहला उत्थान था, हिमालय की पहली उत्पत्ति था उसमें, और वही सबसे ऊपरी हिस्सा चला गया, चोटी उसका ऊपर की ओर चला गया। जितने भी अवसाद थे वो सभी अवसाद ऊपर की ओर आ गए। तो इस कारण से क्या है कि हिमालय में यानी ट्रांस हिमालय में अवसाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं विद्यार्थीगण? तो आप लोग नाम सुने होंगे काराकोरम का नाम। ये काराकोरम हिमालय का पार्ट्स नहीं है, हिमालय में आकर के बैठा हुआ है। ये एक्चुअल में जो है हमारा पामीर का गांठ से उत्पन्न हुआ है ये, लेकिन हिमालय में आकर के जुड़ गया है काराकोरम श्रेणी। आज ये काराकोरम श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप काराकोरम को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थीगण। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी यहाँ पर मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी है। इसी पर जो है काराकोरम क्षेत्र में ही आज जो है भारत पाक के बीच गिलगित जो क्षेत्र है वो गिलगित क्षेत्र इसी में आता है, और उसी से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो काराकोरम श्रेणी हो गया। ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी हो गया, उसके बाद जास्कर श्रेणी हो गया, और इधर आपके नेपाल तिब्बत क्षेत्र में जो है, तिब्बत में जो है वो कैलाश रेंज है, कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो ये मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत शिखर। ठीक है, ये सभी जो हैं वो मुख्यतः हिमालय के पार के क्षेत्र अर्थात ट्रांस हिमालय में काउंटिंग किए जाते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, अब ये जितने भी हैं यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ वो मुख्यतः बहुत मतलब कम क्षेत्र है, और ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र होने के कारण से इसका औसत ऊंचाई 8000 मीटर के बराबर होता है, औसत ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें जास्कर है, कैलाश है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे दूसरी ऊंची चोटी, ठीक है, दुनिया का सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 के नाम से सब लोग जान रहे होंगे विद्यार्थीगण। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन।
ठीक है, इसी को बोला जाता है। ये K2 बोलिए या गॉडविन ऑस्टिन बोलिए, वो हमारे काराकोरम में स्थित है, जो दुनिया का दूसरी ऊंची चोटी है। और भारत की बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है विद्यार्थीगण, जो आपको हम कंफ्यूज को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, कभी भी पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो K2 आप जवाब दीजिएगा, गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, जो काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन फिर आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत में जो स्थित है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 वहाँ जवाब नहीं होगा, वहाँ कंचनजुंगा होगा जो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो एक क्यों हुआ, क्योंकि ये काराकोरम जो क्षेत्र जो है, अभी बताएं आपको, काराकोरम रेंज ये गिलगित क्षेत्र पाकिस्तान के अधीनस्थ के अंतर्गत अभी जो है कब्जा किए हुए है, जो पाकिस्तान भी यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसका नियंत्रण पाकिस्तान वहाँ कब्जा किया है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका है, तो चाइना का, चीन का है। चीन नियंत्रण में ये पाकिस्तान इसको कब्जा करके जमा करके रखा हुआ है। अर्थात ये K2 जो क्षेत्र है वो पूर्णतः भारत में स्थित अभी तक नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दुनिया का दूसरी ऊंची चोटी और भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है कि इस ट्रांस रेंज से एक जोन अलग करता है, क्षेत्र अलग करता है, किसको, बृहद हिमालय या महान हिमालय को या ग्रेटर हिमालय को। ठीक है, इस ग्रेटर हिमालय को ट्रांस हिमालय से जो अलग करने वाला जोन है, जिसको संचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन जास्कर किस राज्य में है, बता देना चाहते हैं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम सभी जम्मू कश्मीर में है, जबकि कैलाश जो श्रेणी है वो हमारे इंडिया के बाहर है, तिब्बत क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब ये हिंज लाइन भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, सिर्फ छोटे एग्जाम्स के लिए नहीं, JPSC, BPSC, UPSC तक का ये सब क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, हिंज लाइन या संचर जोन के नाम से उसको जाना जाता है, किसको, जिसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली का क्या नाम है, रेखा का, ठीक है, या कौन अलग करता है, तो संचर जोन बोलिएगा या हिंज लाइन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा हमारा, वो है महान हिमालय, जिसको बृहद हिमालय के रूप में, बड़ा हिमालय के रूप में, या फिर ग्रेटर हिमालय के रूप में इसको पुकारते हैं। इसे हिमाद्री हिमालय के संज्ञा दी गई है। हिमाद्री हिमालय कहने का मतलब है कि ये हमेशा बर्फ से लदा रहता है, बर्फ से ढका रहता है, सफ़ेद चादरों से लिपटा रहता है, इस कारण से इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, बर्फ से लदे होने के कारण से इस क्षेत्र से बहुत सारे हिमानियाँ निकलती भी है। जितने भी तरह के नदियाँ जो हिमानिश के रूप में पिघल करके निकलती है, बहती है, वो हमारे बृहद हिमालय क्षेत्र से निकलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि NCERT के बुक में आपको 6000 मीटर मिलेगा। ठीक है, जबकि औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर मात्र बताता है इसका। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें जितने भी हिमालय के ऊंची चोटियाँ जो बता चुके कि हिमालय में करीबन 100 ऊंचे चोटियाँ दुनिया का पाया जाता है, स्थित है, परंतु उसमें भी जो जितना सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ अगर कहीं है तो ग्रेटर हिमालय, यही कारण से इसका महान हिमालय नाम रखा गया है, क्योंकि सभी दुनिया की ऊंची चोटियाँ लगभग स्थित हैं तो यहीं पे स्थित है, अर्थात महान हिमालय में ही स्थित है। और ये बर्फ़ से हमेशा क्या रहते हैं, ढके होने के कारण से इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। और यही कारण है कि वहाँ से बहुत सारी हिमानियाँ प्रवाहित होती है, हिमानियाँ निकलती है, जो नदियों के रूप में बहते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, जबकि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो बृहद हिमालय का विस्तार वही जो बताएं, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया के ऊंची चोटियाँ का हम एक छोटा सा ट्रिक्स तैयार किए हैं, जो आपको एक छोटी सी वीडियो में भी ट्रिक डालेंगे। ठीक है, छोटे से क्लास के माध्यम से, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रिक्स बताया जा रहा है कि कहने का एक तात्पर्य के अनुसार मैं ट्रिक कहता ए जी कंचन माधव नंदा काना गुरु है। थोड़ा सा एक बोलने की लैंग्वेज में अपने से तैयार किया गया ट्रिक है, ए जी कंचन, ठीक है, माधव नंदा काना गुरु है।
काना मतलब सब लोग समझते होंगे, क्षेत्रीय लैंग्वेज में हम कहीं ट्रिक सेट किए हुए हैं। काना मतलब थोड़ा सा होता है आँख से कमज़ोर होना, ठीक है। तो इस प्रकार से काना गुरु है। इसको ट्रिक को तैयार किया गया जिसे आप ए से देख सकते हैं। दुनिया के जितने भी 10 ऊंचे ऊंचे रखा गया है, सबको नहीं, 10 ऊंचे ऊंचे शिखर का नाम मैंने बताऊंगा, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं ए से एवरेस्ट की शिखर 8850 मीटर। किताबों में 8848 मिलेगा, जो हम पहले से भी बता चुके थे कि अभी ऊंचाई इसका धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हलचल अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो एवरेस्ट 8850 मीटर। उसके बाद G4 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जो बताएं दुनिया का दूसरी ऊंची चोटी, K2 का ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। ये कहाँ पे हैं गॉडविन ऑस्टिन? तो अभी बता दिए जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा इसकी स्थिति भी जरूर जानिएगा विद्यार्थीगण, क्योंकि स्थिति के अनुसार भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन खाली ये हाइट से नहीं रहता है, किस राज्य में है, किस देश में है। जैसे पूछता है एवरेस्ट कहाँ है, तो एवरेस्ट सब लोग जानते हैं नेपाल में है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी 8850 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं वो जम्मू कश्मीर में भारत में स्थित है, 8611 मीटर। कंचनजुंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है, 8695 मीटर। उसके बाद मकालू, ठीक है, ये मकालू हमारे नेपाल में पड़ता है। मकालू नेपाल में 8481 मीटर। धौलागिरी भी नेपाल में है, 8172 मीटर। नंगा पर्वत जो अभी बताएं जम्मू कश्मीर में है, कहाँ कितना है, 8126 मीटर। उसके बाद अन्नपूर्णा भी जो है सो हमारे नेपाल में पड़ता है, 8078 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है। तो नंदा देवी 8817 मीटर, ठीक है, और 7817 मीटर। उसके बाद कामेट, ये कामेट भी आपका उत्तराखंड में पड़ेगा, 7756 मीटर। नामचा बरुआ जो बता दिए अरुणाचल प्रदेश में है, 7756 मीटर। और गुरुला मंधाता, ये आपके गुरुला मंधाता भी आता है आपका इंडिया में, अर्थात उत्तराखंड में, 7728 मीटर। ये 10 जो हैं आपके क्या दिखाया गया है, तो दुनिया के सर्वोच्च चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये ट्रांस हिमालय का भाग है। गॉडविन ऑस्टिन जो दिखाया गया वो बृहद हिमालय का भाग नहीं, मैंने एक सूची तैयार किया था ताकि आपको जानकारी हो सके। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का भाग नहीं है। बाकी ये सभी जो है बृहद हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ इन ऊंचे ऊंचे शिखरों के अलावे जो जिला दर्रा, ब्रजील दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, नीति दर्रा जो उत्तराखंड में है, जिलेपला दर्रा जो आपको सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है। उसके बाद सिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल में है। उसके बाद बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल में है। ये सभी जो हैं कुछ कुछ दर्रे स्थित हैं कहाँ पे? इस महान हिमालय में। अब रही बात दर्रा होता क्या है, दर्रा मतलब होता है पास जिसको कहा जाता है। ये पास कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या है कि कोई ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, दो पहाड़ी क्षेत्र, जैसे इधर से भी पहाड़ी हुआ, इधर से भी पहाड़ी, क्योंकि ये तो एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है हिमालय, तो बीच के क्षेत्र में जो है आने जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन कुछ नदी घाटियों ने क्या किया है, उसको काट काट करके नदियों ने प्रवाहित कर दिया है उस घाटी को, और यही दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के रास्ते को, तंग रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो वही दर्रों के माध्यम से भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत भूटान, ठीक है, भारत चाइना, भारत तिब्बत, बहुत सारे देशों के बीच में क्या करते हैं, उस पास के माध्यम से, उस दर्रों के माध्यम से गुजरता है लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश आता जाता है। कभी कल नाम सुनते होंगे कि उन्हीं दर्रों के माध्यम से क्या है, खैबर दर्रा से कभी पास कर गया पाकिस्तान के आतंकवादी, अफगानिस्तान के आतंकवादी, ठीक है। तो वो दर्रों से जो प्रवेश कर जाता है, कभी कल वो वही होता है, दर्रों के माध्यम, पास के माध्यम से एंट्री कर जाता है और हमला कर देता है आतंकवादी लोग। तो यही पास जो है वो दर्रा कहलाता है, जो एक देश से दूसरे देश घाटी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, दो पहाड़ियों के बीच के तंग रास्ते को दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी दर्रे जो हैं वो आपको महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय में जो है सो अवस्थित हैं। इसके अलावे ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है,
ठीक है। सागर माथा के नाम से नेपाल में उसको क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से, जबकि तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किसको, तो माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम इस क्षेत्र का जो है महान हिमालय का, वो क्या है कि MCT, इसका फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है मुख्य केंद्रीय भ्रंश जिसको कहते हैं, ठीक है, वो मुख्य केंद्रीय भ्रंश या MCT। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हिंज लाइन इंपॉर्टेंट था उस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितना भी बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो MCT जो होता है वो क्या करता है, एक क्षेत्र है, एक जोन है, भ्रंश है, घाटी है, जो क्या कर रहा है हमारे महान हिमालय को किससे अलग कर रहा है, तो लघु हिमालय से। उसके नीचे वाला पार्ट्स जो होता है वो लघु हिमालय होता है। अर्थात सबसे पहले ट्रांस मिलेगा, ट्रांस के बाद दूसरा जो क्षेत्र मिलेगा ये ट्रांस भाग हुआ, ट्रांस के बाद रहेगा बृहद हिमालय, उसके बाद बृहद के बाद मिलेगा आपको निम्न हिमालय या लघु हिमालय, निम्न या लघु बोलिए इसको, और लास्ट में फिर मिलेगा शिवालिक, और शिवालिक के बाद फिर वो मैदान में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग, जो भारत का दूसरा भाग है, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र में यहाँ जो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो क्षेत्र अलग किया उसको हिंज लाइन या संचर जोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरह से बृहद हिमालय और निम्न हिमालय को जो अलग करता है वो MCT, जिसको अभी बताएं आपको क्या बोले, MCT मीन्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, MCT के द्वारा अलग होता है। फिर उसी तरह से ये जो है निम्न हिमालय और शिवालिक जो अलग होंगे वो MBT के द्वारा अलग होंगे। मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करेगा। फिर शिवालिक और मैदानी भाग को भी अलग करता है, जिसको कहा जाता है HFF या HFT, उसी को नाम है, ठीक है। हिमालयाज फ्रंट फॉल्ट, हिमालयाज फ्रंट फॉल्ट या हिमालयाज फ्रंट थ्रस्ट, इसी को क्या करता है, मैदानी क्षेत्र से शिवालिक को अलग कर देता है, जो आपको हम आगे भी क्लास में देंगे आपको इसके बारे में। चलिए ठीक है, इस तरह से ये आपका बृहद हिमालय समाप्त हुआ, ठीक है। आप इस पर विद्यार्थीगण जरूर क्वेश्चन फोकस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, हाँ बहुत रही कि अभी क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है कि यहाँ बहुत सारे हिमानियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो हम लोग इसका स्पेशल चैप्टर जाएंगे नदी में। नदी में जब चलेंगे, अपवाह तंत्र जब बताएंगे, नदी घाटी बताएंगे, नदियों की चैप्टर पढ़ाएंगे, उस समय आपको स्पेशल फिर बताया जाएगा कि कहाँ से कौन नदी निकलती है। सो इसलिए हम ज़्यादा उस पर फोकस अभी नहीं ले जा रहे हैं, नदी पर झील पर, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा था बृहद हिमालय। नेक्स्ट में है आपका निम्न हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको कहा जाता है। तो ये हमारे क्या है, बृहद हिमालय के निचला हिस्सा, बृहद हिमालय के नीचे वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय या निम्न हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से असम में होने के कारण से इसको असम हिमालय भी कहा जाता है और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका है लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो बताता है आपको NCERT बुक में 3700 से लेकर के 4500 मीटर, जबकि कोई कोई बुक्स में मिलेंगे आपको ऑथराइज्ड बुक में वो 1300 से लेकर के 5100 मीटर तक औसत ऊंचाई है, जबकि चौड़ाई 50 से लेकर के 80 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें जो पाए जाते हैं वो आपके कुछ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पीर पंजाल की श्रेणी, ठीक है, वो पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, वो भी कहाँ स्थित है, तो हमारे निम्न हिमालय में स्थित है, ठीक है। नाग टिब्बा, ये तिब्बत में पड़ता है, नाग टिब्बा की श्रेणी, वो भी मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है धौलाधर जो हिमाचल में है, वो भी निम्न हिमालय का भाग है। इसके अलावे मसूरी की श्रेणी हो गया, महाभारत श्रृंखला हो गया, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, तो निम्न हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावे एक बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र क्या है, विशेष रूप से एक प्रकार रोग निरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र सबसे अनुकूल है,
सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ पर? मध्य हिमालय या निम्न हिमालय में। जितने भी स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं जहाँ जाने के बाद ऐसा आनंद महसूस होगा कि सारा बीमारी ही दूर हो जाएगा, महसूस होता है, पूरा आनंद लगता है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र जो हैं हमारे कौन कौन से हैं? प्रमुख हिल स्टेशन जो घूमने लायक जगह है, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र जो हैं, कुल्लू घाटी हो गया, कांगड़ा हो गया, मनाली हो गया, लेह हो गया, शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब क्षेत्र घूमिए, लगेगा कि सचमुच में हमारी जो बीमारी है वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं वो विशेष रूप से क्या है? एक दर्शनीय क्षेत्र के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी क्षेत्र हैं जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? निम्न हिमालय में पाए जाते हैं। अब इसी निम्न हिमालय में जो है कुछ ढाल भूमि पर, दक्षिणी ढलान पर क्या होते हैं? चारागाह का मैदान पाया जाता है, घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं, और वही घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसको हर अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जैसा है। जैसे जम्मू कश्मीर में या गर्ग या गरमर्ग के नाम से जाना जाता है। कभी नाम सुने होंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो घास के क्षेत्र हैं वो सब, यानी इस निम्न हिमालय में घास के क्षेत्र को इस नाम से पुकारा जाता है, और वही घास के क्षेत्र को हिमाचल में बुग्याल के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड में उसको प्यार के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो पाए जाने वाले श्रृंखलाएँ हैं वो जौस्कर श्रेणी है, पीर पंजाल, और वो दोनों के बीच एक घाटी स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट वाले। ठीक है, कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में रहता है जम्मू कश्मीर, यानी जौस्कर और पीर पंजाल के बीच इसका सटीक आंसर है। जौस्कर और पीर पंजाल के बीच जो घाटी स्थित है उसको कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कश्मीर घाटी भी कहाँ है? आपका निम्न हिमालय या लघु हिमालय में अवस्थित है। अब ये MBT जो पहले हम बता चुके हैं, ये MBT क्या करता है? लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। MBT मीन्स बताए थे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश। इस प्रकार से ये आपका जो है 3 टॉपिक्स, हिमालय के 3 भाग, ठीक है तो इसका भी बताएं कि हम 5 भाग में वर्णन करेंगे, है तो 4, लेकिन 5 भाग में हम इसको सारांश आपको जब मतलब क्लास देंगे। ठीक है, 2 भाग जो शेष बच जाता है वो हो जाएगा आपको शिवालिक हिमालय, और लास्ट एक जो पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाएगा उसको बताएंगे, पूर्वी क्षेत्र को पूर्वांचल हिमालय के रूप में। और इसका प्रादेशिक वर्गीकरण जो किया है सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने, भूगोलवेत्ता ने, वो नदियों के आधार पर हिमालय को विशेष रूप से कितने तो 4 भागों में जो बांटा है। ठीक है, पंजाब का हिमालय बताएगा, कुमायूं हिमालय बताएगा, उसके बाद नेपाल हिमालय बताएगा, और लास्ट में असम हिमालय बताएगा। ठीक है, तो उनके बारे में भी लास्ट क्लास में हम पूरा हिमालय को, ये जो शेष बचा हुआ हिस्सा 2 भाग, और उधर जो है प्रादेशिक वर्गीकरण की विशेषताओं से संबंधित सभी भागों को एक क्लास में और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर उतरेंगे मैदान में दौड़ना फिर सीखेंगे विद्यार्थीगण। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।